आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, साथ में इन न्यूज़ से जुड़े जो क्वेश्चन बन सकते हैं प्री और मेंस के लिए वो देखेंगे। तो आज की पहली जो न्यूज़ है वो ये है कि बच्चों को कोवैक्सीन टीका लगाने के लिए एक कमेटी ने सिफारिश दी है। और ये जो कोवैक्सीन हमारे हैं जो डेवलप की गई है, हमें पता है कि ये भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप की गई है। ये वैक्सीन देश की पहली स्वदेशी इंडिजिनस वैक्सीन है और ये होल विरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन डेवलप की है भारत बायोटेक लिमिटेड ने, साथ में उनके साथ है ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इन तीनों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये जो वैक्सीन है ये 2 से 18 साल तक बच्चों को लिए दी जाएगी और इससे पहले हमारे यहाँ कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक ये सब टीके मिल रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली होल विरियन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ये अब तैयार करिए। हमने ऑलरेडी साइंस की क्लास में लिखवाया है कि क्या क्या इसकी विशेषता है, इनएक्टिवेटेड वायरस क्या होता है, एक्टिवेटेड क्या होता है, तो वैक्सीन के अंदर चीज़ें आपको बताऊँ चाहिए। फिर इधर मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको 28वां स्थापना दिवस हो गया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में इस मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। बड़ी चर्चा का विषय रहा है पिछले कुछ समय से मानवाधिकार को लेके। तो प्रधानमंत्री ने भी इस बात को जिक्र किया है कि हमारे यहाँ सिलेक्टिव मुद्दे होते हैं, राइट इशू को लेके हम लोग बहुत चयनित होते हैं, कुछ मुद्दों को, कुछ विषय को हम राइट इशू उठाते हैं, कुछ को नहीं उठाते हैं। तो ये ठीक नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप तैयार करिए इसको। साथ में हमें ये बताना चाहिए कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके अरुण कुमार मिश्रा जी। इनके नियुक्ति पे भी विवाद हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष चेयरमैन है उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन से पैनल के द्वारा किया जाता है, उसमें कौन कौन मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने G20 देशों की एक असाधारण बैठक, मतलब कि इमरजेंसी बैठक जो बुलाई गई इटली के द्वारा, जो इस समय इटली G20 का अध्यक्ष है, उसमें वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और उसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद, कट्टरपंथ, इनको हमको एक ही नज़रिए देखना चाहिए और साथ में हमें ये याद रखना चाहिए कि ये किसी के लिए भला नहीं है और जिस तरह से अफगानिस्तान में आतंक बढ़ रहा है ये एक चिंता का विषय है। तो ये कुछ न्यूज़ में इंपॉर्टेंट बातें थी। इसी को आगे फिर बताया गया है कि कट्टरपंथ, आतंकवाद पे हमें गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे। इटली द्वारा बैठक बुलाई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि इंडिया ने अफगानिस्तान में लगभग 500 से अधिक प्रोजेक्ट्स में हमने सपोर्ट किया है और अब समय आ गया कि अफगानिस्तान में इंक्लूसिव गवर्नेंस, एक समावेशी प्रशासन को लाया जाए जिसमें महिलाएं भी हों, माइनॉरिटी भी हों। इस तरह की बात प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कही। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके माध्यम से हमें ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ प्रोग्राम अफगानिस्तान चलाना चाहिए मानव सहायता के लिए, ताकि वहाँ पे वापस से जीवन पटरी पर लौट के आए। इधर हमारे विदेश मंत्री कजाकिस्तान की यात्रा पे हैं और कजाकिस्तान की यात्रा के दौरान उन्होंने एशिया में वार्ता और विश्वास निर्माण उपाय सम्मेलन को संबोधित किया। बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एशिया में वार्ता और विश्वास निर्माण उपाय कहाँ की बैठक कहाँ हुई, तो ये कजाकिस्तान में हुई। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री जी ने इस बात की मांग करी कि जिस प्रकार हम जलवायु परिवर्तन और महामारी को लेकर आतंकवाद को लेकर गंभीर, इसी प्रकार आतंकवाद के खिलाफ भी हमें गंभीरता से प्रयास करनी चाहिए। तो ये 6 बैठक है जो कजाकिस्तान में हुई और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो बैठक है इसमें अफ़गानिस्तान को स्पेशल टारगेट किया गया है। कहा गया है कि अफ़गानिस्तान को लेकर हमें गंभीर प्रयास करने चाहिए और ऐसे देश जो कि आतंकवाद को पालते हैं उनके खिलाफ भी गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। अगली न्यूज़ आ रही है शेयर बाजार को लेकर, तो ये हम बाद में देखेंगे, एडिटोरियल डिस्कशन है। इसमें लवोलुआव ये है कि जो भारत का शेयर मार्केट तेज़ी से बढ़ते आ रहा है और यदि हम देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में तो अब लगभग ब्रिटेन से हम पीछे रह गए हैं, ब्रिटेन हमसे आगे, बाकी सब देशों को पछाड़ दिया है। रिसेंटली हमने फ्रांस को पीछे छोड़ा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई यहाँ पर। फिर ने कहा है कि किसी भी देश का शेयर मार्केट उस देश की इकॉनमी के फ्यूचर को दिखाता है कि उस देश की इकॉनमी फंडामेंटल कितने मजबूत हैं, वहाँ के फ्यूचर कैसे हैं। आर्टिकल कहता है कि भारत का शेयर बाजार जो है वो एक अलग ही दिशा में है, इकॉनमी उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन शेयर बाजार में लोगों की उम्मीद ज़्यादा है और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आर्टिकल कहता है कि शेयर बाजार में हम यदि देखें एग्जैक्टली तो यहाँ पे मूल आय अनुपात, कंपनी के शेयर की कीमत और शेयर्स वाले लाभ का अनुपात, दोनों बहुत डिफरेंस है और इसके कारण लोग शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये डिफरेंस होना ये अपने आप में चिंता का विषय है। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट उसका मूल उतना नहीं है जितना यहाँ पे मूल निकल के आ रहा है। एक तरह से मार्केट में इन्वेस्टर्स ज़्यादा आ गए हैं, इसलिए शेयर ऊंचे हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए दिक्कत देगा शेयर बाजार में। तो इसी को लेकर उन्होंने आर्टिकल को फोकस किया है। आगे एक स्टडी हुई है द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा,
दिल्ली के अंदर। और इस स्टडी में पाया गया कि राजधानी में 75% बच्चे ऐसे हैं जो कि वहाँ की एयर पॉल्यूशन कारण घुटन सी महसूस करते हैं। हवा में जिंक लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा है और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण कई प्रकार की डिजीज़ होने की संभावनाएं बच्चों में बढ़ गई है। तो हम लगातार पढ़ रहे हैं एयर पॉल्यूशन, तो उसी जुड़ा हुआ मसला है, इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के और दोनों पॉइंट से। इधर हम देख रहे हैं कि पूरे दिन दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट वर्तमान में बहुत गहरा गया है। स्पेशली कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद जिस प्रकार अर्थव्यवस्थाओं पटरी भी लौटी है, उसमें हम देख रहे हैं कि ये ऊर्जा की मांग बढ़ गई है। ऊर्जा की मांग और आपूर्ति, डिमांड सप्लाई बीच गैप बढ़ गया है और इस कारण से दुनिया भर में जो है एनर्जी के नए नए माध्यमों पर चर्चा चल रही है। तो एक तो ये आया हुआ है कि इस साल COP26 बैठक ग्लासगो में होगी 31 अक्टूबर को। उससे पहले एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि दुनिया भर के देश स्वच्छ एनर्जी की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी के लेकर, उस पर उनका जो इनिशिएटिव बहुत कम है। वहीं हम उल्टा देख रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स पे लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये एक चौंकाने बात है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो सोलर एनर्जी है उसके प्रश्न में वृद्धि तो हुई है, लेकिन फिर भी सोलर एनर्जी प्रश्न होने के बावजूद भी फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन में कोई कमी नहीं है। तो ये चिंता का विषय है यहाँ पर। आर्टिकल कहता है कि रूस में फॉसिल फ्यूल का सबसे बड़ा निर्यातक रूस है और लगभग उसके पास $600 का मूल्य का आज विशाल एक ऊर्जा भंडार है। डिफरेंट कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स से वो रूस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार कोलंबिया भी तेल बेच के पैसा कमा रहा है और उसकी मुद्रा पैसों रूसी की रूबल के पार सबसे अधिक मजबूत हुई है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, करेंसी उसका पूछ ले आपसे। और इंडोनेशिया ने ऊर्जा संकट की, इसी तरह इंडोनेशिया ने ऊर्जा संकट की इस बेला में पाम ऑयल, कोल बेचकर मोटा मुनाफा कमाया है। अब आते हैं दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा कार्बन इमिट करने कंट्री कौन कौन से हैं। नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 जर्मनी, नंबर 4 ब्रिटेन, 5 अफ्रीका एंड 5 इंडिया। तो ये आपको टॉप जो 6 हैं वो पता होना चाहिए कि इंडिया का स्थान कौन सा है इनमें, छठे नंबर पे है। यदि हम देखें टोटल कार्बन इमिशन में 5 देश कौन से हैं, तो उसमें नंबर 1 चीन, नंबर 2 अमेरिका, नंबर 3 भारत, नंबर 4 रशिया, नंबर 5 जापान। तो ये दो फिगर दिखाते हैं कि प्रति व्यक्ति में अमीर देश बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन यदि हम टोटल देखें तो उसमें हम लोग ज़्यादा हैं। लेकिन यदि हम प्रति व्यक्ति साथ देखें तो हम लोग कम है। काम मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे यहाँ जो भी कार्बन इमिट हो रहा है उसमें एक मुख्य योगदान इस बात का है कि हमारे यहाँ लोग सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं, ना कि लग्जरी के लिए। और बड़े देशों में लग्जरी पे चार्ज दिया रहा है। अब यदि दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में डालें तो जीवाश्म ईंधन सबसे ज़्यादा 84.3% इसका यूज़ होता है। उसके बाद नेचुरल ऑयल 33.1, फिर कोयला 27 और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस 24.3। तो ये आपको टेबल पता चाहिए कि इसमें कितना परसेंटेज है। आर्टिकल ने आगे कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की धीमी रफ्तार के 5 कारण कौन कौन से हैं वो आपको पता चाहिए। एक, जीवाश्म ईंधन से मोटी कमाई होती है, इसलिए अधिक इन्वेस्टमेंट लोग फॉसिल फ्यूल में करते हैं और फॉसिल फ्यूल में करते हैं तो क्लीन एनर्जी की तरफ लोगों का ध्यान कम हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे यहाँ आजकल दुनिया में ऐसी कारें ज़्यादा बिक रही हैं जो कि पॉल्यूशन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। स्पेशली SUV छोटी कारों की तुलना में ज़्यादा पॉल्यूशन इमिट करते हैं और दुनिया में देखा गया कि SUV का हिस्सा 40% तक हो गया है। वही इलेक्ट्रिक कारों का हिस्सा बहुत कम है, 5% है। इसके अलावा कार्बन कीमत निर्धारण पर भी अभी सहमति नहीं बनी है और कार्बन कीमत निर्धारण, ये कार्बन प्राइस को अभी डिसाइड नहीं किया। इस कारण भी दुनिया के देश कार्बन को लेके अभी गंभीर नहीं है, उसकी ट्रेडिंग आदि को लेकर। जीवाश्म ईंधनों में कोई कटौती नहीं है, पिछले 10 साल में कोई भी कटौती नहीं हुई है और जब वो कटौती नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम क्लीन एनर्जी तक नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जब सोर्स है, जब अवेलेबिलिटी है तो हम क्यों उस तब बढ़ें, दुनिया के देशों का ये मानना है। और कार्बन कटौती प्रति लोगों की जो कमिटमेंट है उसमें भी काफ़ी कमी आई है। हम देख रहे हैं जो देश कार्बन इमिट करने में 90% अधिक योगदान देते हैं उनमें से कई देशों ने 20% से कम ग्रीन एनर्जी पर काम किया है। तो ये एक चिंता का विषय है। अब आते हैं, एक लेख आया है एयर क्वालिटी को लेके। हमें पता है कि रिसेंटली WHO ने 15 साल के बाद एयर क्वालिटी को लेके PM पार्टिकल्स लेके PM10, PM जो बाकी पार्टिकल्स हैं जो 2.5 आदि को लेके कुछ नए नॉर्म्स जारी किए हैं। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि WHO ने जो नए मानक जारी किए हैं ये इंडिया के लिए बहुत मुश्किल है अपनाना, जब तक कि इंडिया मल्टी सेक्टरल हम पॉलिसीज़ नहीं लेके आए डिफरेंट सेक्टर्स के लिए और उसको टाइम बाउंड अचीव करने की कोशिश ना करें तो मुश्किल है कि हम नए वालों को अचीव कर पाएँ। दुनिया के सब प्रदूषित शहरों में भारत एक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हमने कर चुके हैं कि एयर क्वालिटी के नए मानक क्या हैं, किस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं।
कुछ और भी आज हिंदुस्तान में हैं कि भारत ने लगभग ये तय किया है कि हम आने वाले कुछ समय मतलब 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरण ऊर्जा उत्पादन की क्षमता हासिल कर लेंगे। इसमें हमने कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म उद्देश्य के हैं। तो आर्टिकल कहता है कि भारत नवीकरण ऊर्जा का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व में वर्ष 2020 तक नवीकरण ऊर्जा की कुल क्षमता 373 गीगावाट थी, जिसमें 136 केवल अकेले भारत का योगदान है। तो ये दिखाता है कि भारत क्लीन एनर्जी को लेकर कितना डेडिकेटेड, जो हमने ऊपर आर्टिकल पढ़ा उसी को यहाँ कंटिन्यू किया गया और भारत का लक्ष्य भी है 450 गीगावाट अचीव करना यहाँ पे। ठीक, तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए भारत के रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर टारगेट्स के लिए। आर्टिकल एक और आया हुआ है, ये एक ग्लोबल हेल्थ जो वर्क फोर्स है या हम कहें कि कार्य बल है, उन्होंने रिपोर्ट निकाली है। उनकी रिपोर्ट का लवोलुआव ये है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इससे स्वास्थ्य पे नकारात्मक पड़ रहा है, स्पेशली एयर पोल्यूशन लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत ही नकारात्मक पड़ रही है और दुनिया में हर मिनट में 13 लोग इस एयर पोल्यूशन के कारण समय से पहले उनकी मौत हो रही है। तो ये इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान जो हम देखते हैं कि मनुष्य जानवर पर्यावरण के बीच में जो नाजुक संबंध है उसी को फोर्स किया है कि देखिए यदि आप इन्वायरमेंट खराब करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं ओवरऑल आपकी इकोलॉजी पर प्रभाव पड़ेगा और आदमी की जो मनुष्य स्वास्थ्य है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको तैयार करने हैं प्रीलिम्स के मेंस पॉइंट से। इस एक और रिपोर्ट आई है जो कहती है कि इस साल आधे से अधिक नोबेल प्राइज़ अमेरिकी लोगों को मिले हैं। रिसेंटली नोबेल प्राइज़ दिए गए, इन नोबेल प्राइज़ में 13 जो विजेता हैं वो कम से कम 13 में से 8 अमेरिकी हैं। ये दिखाता है कि अमेरिका में एजुकेशन का स्टैंडर्ड कितना अच्छा है और वहाँ पे जो दुनिया के टैलेंट हैं उनके लिए कितना अच्छा मौका है कि लोग वहाँ जाकर जो है सेटल होते हैं, वहाँ रुकते हैं और वहाँ अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका में दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 1901 से नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं। कई इस साल के जो नोबेल प्राइज़ विजेता हैं उनके जो एक्सपीरियंस है उनको भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कि उन्होंने क्या माना है, उनकी क्या सोच रही है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे हमें सीखना चाहिए किस प्रकार का हमको यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माहौल आना चाहिए ताकि देश के अंदर लोग अधिक से अधिक इसमें भाग लें। इधर हमको पता है कि इस समय एक नए राज्य की मांग चल रही है, वेस्ट बंगाल से अलग करके गोरखालैंड की बात को मांग को लेकर इस समय त्रिपक्षीय बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र के गोरखा प्रतिनिधियों साथ में वेस्ट बंगाल साथ लेके एक सेंटर स्टेट और जो लोकल वहाँ की बॉडीज हैं उनके मिलकर एक बैठक करी। हालांकि इस बैठक में कुछ निकल के नहीं आया, लेकिन फर्दर आगे के लिए उन्होंने तय किया है कि हम कुछ इस पर नई इनिशिएटिव लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ पर्सन बहुत ज़रूरी है और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि जमानत की अर्जी जो भी लगी हो यदि किसी व्यक्ति की आज़ादी के लिए कोर्ट में, उस पर जल्द सुनवाई उसे डिले ना किया जाए क्योंकि ये स्वस्थ नहीं है व्यक्ति की आज़ादी के लिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट सा आर्टिकल था जो हमें पता होना चाहिए। एक और चीज़ है ग्लोबल टैक्स को लेकर बात चल रही है। ग्लोबल डिजिटल टैक्स या ग्लोबल मनी टैक्स एक प्रकार का बेसिकली एक कॉर्पोरेट टैक्स है जो कंपनी लाया जाता है और इसके जो रेट्स है वो अलग देशों में अलग है। वर्ष 2023 से इसे लागू करने की योजना चल रही है। रिसेंटली जो सहमति बनी है वही बनी है कि 15% ग्लोबल टैक्स लिया जाएगा। तो ये 130 से अधिक देशों की बात चल रही है, लास्ट फेज चल रहा है और इसमें टारगेट किया जाएगा फेसबुक, गूगल, अमेजोन को, जो हो अभी टैक्स देते हैं लेकिन इनका टैक्स बहुत कम है क्योंकि टैक्स 7 कंट्रीज से अपने हेडक्वार्टर को ले आते हैं लोग और वहाँ से शिफ्ट करके लोग टैक्स पे करते हैं जहाँ पे टैक्स रेट बहुत कम है या नहीं है, तो इस कारण से बच जाते हैं। तो ये कुछ स्थिति है इस ग्लोबल टैक्स को लेके। एक चीज़ रखी है कि इस समझौते पर भी कौन कौन देश सहमत नहीं है, केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान और श्रीलंका, है ना। भारत में अभी 22% कॉर्पोरेट टैक्स है और भारत लगातार कम कर रहा है ताकि हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स कम हो। तो ये जो कॉर्पोरेट टैक्स कम करता है यहाँ पे भारत 15% के आसपास, और ये जो टैक्स 15% लगाया तो इससे हमें कोई बहुत नुकसान नहीं होगा। ऑलरेडी हम इसी स्थिति में, है ना। टैक्स हेवन देश जो हैं उन जहाँ पे कर बहुत कम है उन देशों को नुकसान होगा क्योंकि वहाँ से कंपनियाँ अपने हेडक्वार्टर को रजिस्टर्ड करा के टैक्स पे करती थी जो नए टैक्स में अब वो नहीं कर पाएंगी। तो ये कुछ स्थिति बन रही है टैक्स को लेके। आपको पता होना चाहिए किस देश में कितना टैक्स है। हाईएस्ट आप देख रहे हैं फ्रांस के अंदर है। WTO के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको लेके पीयूष गोयल जी ने एक आर्टिकल लिखा है और पीयूष गोयल जी का जो लेख है उसमें वो ये बोल रहे हैं लगातार कि कोविड-19 के दौरान कुछ ऐसी एसेंशियल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो दुनिया के देशों को मिलनी चाहिए, स्पेशली गरीब देशों को भी। और इस पर यदि हम ट्रिप्स समझौता जो 1995 में हुआ था जिसमें हम कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पेटेंट आदि को हम रखते हैं,
सीक्रेट बिजनेस जो फॉर्मूला वगैरह रखते हैं हम लोग, उसमें से हम कुछ निकालना चाहिए, स्पेशली इस समय, क्योंकि कोविड-19 के समय लोगों को ज़रूरत है इन वैक्सीनों की, इन तकनीकों की। तो इसी पर उन्होंने बात करी है, थोड़ा सा कोविड-19 और टिप्स समझौता आप तैयार करिए, इंपॉर्टेंट है। इधर सरकार ने फॉस्फेट और पोटास के फर्टिलाइज़र पे बड़ी सब्सिडी घोषणा करी, ताकि आने वाली जो दिवाली के बाद रबी की फसल है, बुआई है, उसमें किसानों को सस्ता ये फर्टिलाइजर मिल पाए और किसान अधिक से अधिक बुआई कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट से। इधर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं 2026 में, उसको लेके कुछ नए निर्णय लिए गए इस बैठक के दौरान, जो ऑनलाइन बैठक हुई थी राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर। इस बैठक में कहा गया है कि 2026 से सिर्फ एथलेटिक्स और एक्वेटिक्स 2 कंपल्सरी खेल होंगे। इससे जो भी ऐसा कंट्री जहां खेल होने वाले हैं, उस कंट्री को इसके अलावा बाकी गेमों की कोर सूची दी जाएगी और वो कोर सूची में अपने पसंद खेलों को अपने देश में कर पाएगा, जिससे उस देश के अंदर के लोगों का सामाजिक जुड़ाव खेल जुड़ेगा, क्योंकि उस देश के वो खेल हैं, ठीक, यहाँ वो खेले जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक कोर ग्रुप बनाया खेलों का। उसके अलावा ये 2 तो रहेंगे एथलेटिक्स और एक्वेटिक्स। इन कोर ग्रुप्स में से कंट्रीज के पास चॉइस होगी कि वो गेम्स को सिलेक्ट कर ले जो अपने यहाँ करने हैं, ठीक। कोर ग्रुप में 2020 क्रिकेट, बीच वॉलीबॉल 3 गुना, इसके 3 गुना 3 बास्केटबॉल को शामिल किया गया है, जो पहले से वैकल्पिक खेलते हैं, ठीक। और बाकी बैडमिंटन नेशन हमारी आगे हैं। 2022 में कॉमनवेल्थ बंकिंघम में होंगे, और बंकिंघम में जो गेम्स होंगे उसमें से शूटिंग को उठा दिया गया है, जबकि 2020 महिला क्रिकेट को शामिल किया गया। तो ये आज के हिंदुस्तान से जुड़े हुए जो तमाम प्री मेंस के न्यूज़ थे उन्होंने डिस्कस किए। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट तैयार करना है, आप देख रहे होंगे लगातार क्लाइमेट चेंज को लेकर बातें चल रही हैं और इश्यूज चल रही हैं, तो ये आप तैयार करिए। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। जो बैठक होने वाली है ग्लासगो में, वो भी एक इंपॉर्टेंट है कि क्या चलता है वहाँ से, दुनिया के देश किस तरह से सहमति लेकर निकलते हैं। आई होप आज का डिस्कशन बहुत फ़ायदा हुआ होगा और